नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो आज एक बार पुनः अंतरा भाग 2 के प्रश्नोत्तर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि ये व्याख्याता परीक्षा के लिए भी मोस्ट है, सेकंड ग्रेड के लिए भी मोस्ट है, और बाकी आप सीनियर स्तर में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो मोस्ट है ही है। तो कुल मिलाकर आज भी अपना टॉपिक मोस्ट है, और आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। बस यही आपसे गुजारिश है। चलिए बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? तो विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में 1940 में हुआ था। 1940, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में विष्णु खरे का जन्म हुआ था। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। विष्णु खरे दैनिक इंदौर समाचार पत्र में उप संपादक कब रहे? 1962-63 में ये दैनिक इंदौर समाचार पत्र है, उसमें उप संपादक रहे थे। तो 62-63 और दैनिक इंदौर समाचार पत्र है, ये याद कर लेना दोस्तों। विष्णु खरे ने लघु पत्रिका व्यास का संपादन कब किया? तो एक लघु पत्रिका थी जिसका नाम था व्यास, और उसका संपादन कब किया? 1966-67 में उन्होंने लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया था, 1966-67 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु खरे साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर कब आसीन रहे? देखिएगा, ये देखना, 1976 से 1984 तक ये साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर आसीन रहे। ठीक है जी। अगला प्रश्न अपना है, नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य कब किया? तो विष्णु खरे हैं, और विष्णु खरे ने ये नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य कब किया? 1985 में कार्य किया था, 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। विष्णु खरे ने जयपुर में नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य कब किया? जयपुर के अंदर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य कब किया? 1993 में किया था। 1993 में जयपुर में नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया से भी किसका जुड़ाव रहा? तो विष्णु खरे का जुड़ाव रहा। ये प्रश्न थोड़ा हल्का सा है, लेकिन पूछ लिया जाए तो अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया से भी विष्णु खरे हैं, वो जुड़े रहे। चलिए, विष्णु खरे ने जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में कितने वर्ष वरिष्ठ अध्येता का कार्य किया? वरिष्ठ अध्येता का कार्य किया, कितने वर्ष तक किया? तो ये दोस्तों 2 वर्ष तक विष्णु खरे ने जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्येता का कार्य किया। अगला है, विष्णु खरे के लेखन का औपचारिक रूप से आरंभ कब हुआ? तो ये 1956 से औपचारिक रूप से आरंभ हुआ था, 1956 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विष्णु खरे का पहला प्रकाशन कौन सा था? यानी पहला उन्होंने किस चीज को प्रकाशित करवाया, कौन सा ग्रंथ था? तो देखते हैं, टी.एस. इलियट का अनुवाद। टी.एस. इलियट का अनुवाद था, और उसका नाम था मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, यानी ये नाम था, और 1960 में ये प्रकाशित हुआ। पहला जो प्रकाशन था, तो टी.एस. इलियट का अनुदित रूप था, और उसका शीर्षक रखा मरु प्रदेश और अन्य कविताएं।
ये काव्य संग्रह था, अनुदित काव्य संग्रह। विष्णु खरे का दूसरा कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1970 में प्रकाशित हुआ और इसका नाम था एक गैर रूमानी समय में। एक गैर रूमानी समय में ये इनका दूसरा कविता संग्रह था और 1970 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, विष्णु खरे का तीसरा काव्य संग्रह संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1978 में प्रकाशित हुआ और खुद अपनी आंख से नाम था, उसका नाम था खुद अपनी आंख से नाम से प्रकाशित हुआ और ये इनका तीसरा काव्य संग्रह था। तीसरा काव्य संग्रह। विष्णु खरे का चौथा संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1994 में और इसका था सबकी आवाज के पर्दे में। इसका नाम था सबकी आवाज के पर्दे में। चौथा संग्रह था इनका और ये प्रकाशित हुआ 1994 में, सबकी आवाज के पर्दे में इसका नाम था। अगला है, विष्णु खरे का पांचवें संग्रह का क्या नाम था? तो विष्णु खरे के पांचवें संग्रह का क्या नाम था? तो पांचवें संग्रह का नाम पिछला बाकी था। पिछला बाकी इनके पांचवें संग्रह का नाम था जो प्रकाशित हुआ। पांचवा संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका नाम था पिछला बाकी। विष्णु खरे के छठवें संग्रह का क्या नाम था? छठवां संग्रह क्या था? काल और अवधि के दरमियान, ये इनका छठवां संग्रह था और इस छठवें संग्रह का नाम था काल और अवधि के दरमियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विष्णु खरे की समीक्षा पुस्तक, एक समीक्षा पुस्तक भी इन्होंने लिखी। आलोचना की पहली किताब नाम था उसका। आलोचना की पहली किताब का प्रकाशन कब हुआ? देखिएगा, आलोचना की पहली किताब नाम है और इसका प्रकाशन 1983 में हुआ था। 1983 में विष्णु खरे की पुस्तक थी, आलोचनात्मक पुस्तक थी जिसका नाम था आलोचना की पहली किताब। अगला प्रश्न है, विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ? तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट ये वह हा इट वाइट है, वाइट रोज। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज, ये इनको पुरस्कार मिला था। फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त हुआ था। किनको? विष्णु खरे को। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज, ये इनको सम्मान मिला था। अगला प्रश्न अपना है, एक कम कविता के कवि का नाम बताइए। तो एक कम कविता के कवि का नाम विष्णु खरे है। विष्णु खरे की ये कविता है एक कम। अगला है, सत्य कविता के कवि का नाम बताइए। सत्य कविता के कवि का नाम विष्णु खरे। विष्णु खरे की कविता का नाम है सत्य। विष्णु खरे का देहावसान कब हुआ? 2018 में विष्णु खरे का देहावसान हुआ। 2018 में। 2018। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। 1929 और लखनऊ और उत्तर प्रदेश में 1929। रघुवीर साहब पेशे से क्या थे? पेशे से पत्रकार थे, यानी ये पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रघुवीर साय ने आरंभ में किस सहायक संपादक के रूप में कार्य किया? सहायक संपादक बने थे शुरू में ये, तो ये प्रतीक के सहायक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इसी प्रश्न से जोड़ करके अन्य को भी देख लेते हैं। तो प्रतीक के सहायक संपादक रहे ये। फिर आकाशवाणी के समाचार विभाग में काम किया इन्होंने। आकाशवाणी के समाचार विभाग में इन्होंने कार्य किया। ठीक है।
और फिर कुछ समय तक ये कल्पना पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। कुछ समय तक कल्पना पत्रिका के संपादन से जुड़े और उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। मोस्ट कि कई सालों तक रघुवीर साय ने दिनमान पत्र का संपादन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और रघुवीर साय नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं ये रघुवीर साय, और उनकी कविताएं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तो रघुवीर साय कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं, नई कविता के कवि हैं। नेक्स्ट है, रघुवीर साय की काव्य कृतियों के नाम बताइए। काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर साय का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? रघुवीर साय रचनावली के नाम से, और इसमें 8 खंड हैं। 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। 8 भागों में उनका जो पूरा साहित्य है वो 8 भागों में रघुवीर साय रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवीर साय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न अपना है, वसंत आया। वसंत आया कविता की कवि का नाम बताइए। तो ये रघुवीर साय की कविता है वसंत आया। वसंत आया कविता है वो रघुवीर साय की कविता है। तोड़ो। तोड़ो कविता के कवि का नाम बताइए। तो तोड़ो कविता के कवि भी कौन है? रघुवीर साय। रघुवीर साय की कविता है। चलिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान थोरों एटा को भी मानते हैं, यानी तुलसीदास के जन्म के समय में विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन ज्यादातर विद्वान हैं वो राजापुर को मानते हैं 1532 में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम गुरु नरहरिदास था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया और राम भक्ति का मार्ग इनको दिखाया। और शास्त्रों के गुरु थे इनके, शास्त्रों के गुरु इनके थे शेष सनातन। शेष सनातन थे। शेष सनातन जी ने इनको शास्त्रों की शिक्षा दी थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? सन 1574 में रामचरितमानस की रचना की। 1574 मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ? कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ था। काशी में इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, तुलसीदास जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो दो चीजें अपने को यहाँ पर देखने की है कि लोक मंगल की साधना के कवि हैं और समन्वय का कवि कहा जाता है। तो लोक मंगल की साधना के कवि और समन्वय का कवि इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना है, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका में किस प्रकार के पद हैं? विनय पत्रिका में किस प्रकार के पद हैं? तो विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। अगला है, कवितावली और गीतावली की रचना किसने की? कवितावली और गीतावली की रचना किसने की? तो कवितावली और गीतावली दोनों की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी के काव्य में किसका अद्वितीय समन्वय हुआ है? तो आत्मबोध बोध और विश्वबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास जी के काव्य में किसका समन्वय हुआ? तो आत्मबोध और विश्वबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किन छंदों में की? तो दोहा चौपाई छंदों में रामचरितमानस की रचना की थी। दोहा चौपाई छंदों में। अगला है, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है दोस्तों। अवधी, अवधि है ये, अवधि लिखा गया लेकिन अवधि भाषा है। अवधि, अवधि भाषा है रामचरितमानस की।
अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी की पद शैली की रचनाओं के नाम बताए। पद शैली की रचनाएं, तो पद शैली में लिखी गई रचना गीतावली, कर्षण गीतावली और विनय पत्रिका है। ये तीनों रचनाएं पद शैली में हैं। तुलसीदास जी की पद शैली में जो लिखी गई रचना है वो तीन रचनाएं हैं, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की उस रचना का नाम बताइए जिसमें स्फुट दोहों का संकलन है। स्फुट दोहों का संकलन है तो उसका नाम है दोस्तों दोहावली। दोहावली में स्फुट दोहों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कवित और सवैया छंद में रचित तुलसीदास जी की रचना का नाम बताइए। तो ये कवितावली है जिसमें कवित छंद और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तुलसीदास जी की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो ये रामचरितमानस है। बहुत सरल क्वेश्चन है। तुलसीदास जी की कितनी रचना प्रामाणिक मानी जाती हैं। 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ। अमेठी उत्तर प्रदेश में जायस नामक स्थान पर जायसी का जन्म हुआ और इसी के आधार पर ये जायसी कहलाए। ठीक है। चलिए जी, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरुओं का नाम बताइए। तो उन्होंने दो गुरुओं का जिक्र किया है, सैयद अशरफ और शेख बुरहान का उन्होंने जिक्र किया है कि ये मेरे गुरु थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो दो गुरु माने जाते हैं, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। जायसी को किस मार्ग की शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। कौन सा मार्ग की शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। प्रश्न समझ में आ जाएगा आपके। देखिएगा, सूफी प्रेम मार्गी शाखा का प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। पद्मावत की रचना किसने की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस शैली में की। मसनवी शैली में उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना मसनवी शैली में की थी। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और एक कनावत नाम से भी रचना देखने को मिलती है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कनावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति का जन्म कहाँ पर हुआ। मधुबनी बिहार के विस्फी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था। तो विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के विस्फी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके अभिन्न मित्र राजकवि और सलाहकार थे। मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र भी थे, राजकवि भी थे और सलाहकार भी थे। नेक्स्ट है, विद्यापति किन के प्रकांड पंडित थे। तो साहित्य के, संस्कृति के, संगीत के, ज्योतिष के, इतिहास के, दर्शन के, न्याय के और भूगोल के प्रकांड पंडित थे विद्यापति। अगला प्रश्न अपना है, विद्यापति किस प्रकार के कवि कहे जाते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जाते हैं। विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ग्रंथ की रचना किसने की। विद्यापति ने की थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक ग्रंथ की रचना विद्यापति ने की थी। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका पर किसका प्रभाव है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका पर किसका प्रभाव है। तो ये देखिएगा, दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। दरबारी संस्कृति का और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है कीर्तिलता और कीर्ति पताका पर। विद्यापति की यश का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है। पदावली है, जिसके गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। श्रृंगार की गूंज है, जिसके गीतों में भक्ति और श्रृंगार की क्या है, गूंज है। ठीक है। अगला प्रश्न अपना है, केशवदास का जन्म कहाँ पर हुआ। बेतवा तट पर स्थित ओरछा नगर में केशवदास का जन्म हुआ था। केशवदास का जन्म बेतवा तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, केशवदास किसके आश्रित कवि थे। किसके आश्रित कवि थे। यहाँ पर आपको दो देखने को मिलेंगे। एक तो ओरछा राजा महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि थे प्रमुख रूप से, और ये वीर सिंह के भी आश्रित
कवि थे, दोनों के आश्रित कवि थे ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओरछा के महाराज इंद्रजीत सिंह ने केशवदास को कितने गांव भेंट किए? 21 गांव इन्होंने केशवदास को भेंट किए थे। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह ने केशवदास को 21 गांव भेंट किए थे। अगला प्रश्न अपना है, केशवदास की मृत्यु कभी 1617 में केशवदास की मृत्यु हुई थी। केशवदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका प्रमुख रचना है मोस्ट, जिसकी रचना एक ही रात की थी। छंदों का अजायबघर भी कहा जाता है इसको। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और रत्न बावनी। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रत्न बावनी। ठीक है, केशवदास की प्रथम रचना किसको माना जाता है? रत्न बावनी को प्रथम रचना माना जाता है, लेकिन इसका रचना काल का पता नहीं है, लेकिन पहली रचना मानी जाती है। केशवदास के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। केशवदास के काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है दोस्तों। अगला प्रश्न अपना है, रीति ग्रंथों को व्यवस्थित रूप में लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रीति ग्रंथों को व्यवस्थित रूप में लिखने की परंपरा का सूत्रपात केशवदास ने किया था। केशवदास यानी ये आचार्य के पद पर बैठते हैं, उन्होंने रीति ग्रंथों को व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास किया था। सॉरी। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचनाओं में उनके कौन कौन से तीनों रूप दिखाई पड़ते हैं? कौन कौन से तीनों रूप दिखाई पड़ते हैं केशवदास की रचनाओं में उनके? तो देखिए, आचार्य का रूप भी दिखाई पड़ता है, महाकवि का रूप भी दिखाई पड़ता है और इतिहासकार का रूप भी दिखाई पड़ता है। तीनों रूप दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा और लिखनावली ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये विद्यापति ने की थी दोस्तों। पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा और लिखनावली, विद्यापति ने इन ग्रंथों की रचना की थी। तो ये आज के अपने 66 प्रश्न थे दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, चाहे सब्सक्राइब मत करो और चाहो तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी कमेंट जरूर करें दोस्तों। जुड़े रहें भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप कम से कम एक कमेंट कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं। भाई देखा और चल दिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। कम से कम एक कमेंट तो करते जाइएगा, चाहे कैसा भी करें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।